नमस्कार, मैं हूं कमलेश। हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने समाज सेवी, व्यवसायी और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री अनूप अग्रवाल जी। अनूप भाई, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। फ्रंट पेज पर जो खबरें हैं, पहले हम आपको उसकी जानकारी दे दें। विदेश की एक खबर को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है, क्योंकि उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम है। वो खबर है, शाह के खिलाफ कनाडा के आरोपों पर भारत खफा, राजदूत को तलब कर लगाई फटकारी। हेडिंग से खबर छापी गई है। कनाडाई उप मंत्री की टिप्पणियों को बताया बेतुका और निराधार। शशांक पर फिर पंजाब का भरोसा, फीस 20 लाख से सीधे 5 करोड़ से ज़्यादा पहुंची, कहा उम्मीद नहीं थी। ये आईपीएल से जुड़ी खबर है। रायपुर से कबीर पंथ के आश्रम में उपद्रवियों ने की पत्थरबाजी, फेंके पटाखा बम। ये हमारे प्रदेश की सिमगा की खबर है, छत्तीसगढ़ की। डबरी में गिरी स्कॉर्पियो, डूबकर 6 की मौत, एक महिला व बच्ची समेत 7 लोग थे सवार, चालक को बचाया गया। ये खबर भी हमारे प्रदेश की है। काली रात 48 घंटे में 6 की हत्या, 2 बलवा, ज़्यादातर की वजह नशा। त्योहारी खुशियों के बीच कई परिवारों में मातम, रायपुर में सनसनी। ये रायपुर की खबर है। एक अखबार ने पाकिस्तान से आए लश्कर के टॉप कमांडर समेत 3 ढेर, श्रीनगर में 30 महीने बाद आतंकी हमला। इस हेडिंग से पहली खबर छापी। एक अखबार ने कनाडा को सख्त जवाब, शाह पर बेतुके आरोपों से रिश्ते बिगड़ेंगे भारत। 2 नागा युवकों की बर्बरता पूर्वक पिटाई को लेकर बढ़ा तनाव। हमलावरों पर कार्रवाई के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम। 6 माह के बच्चों के साथ नहाने गई भाई बहन, तालाब में डूबे, मौत। अंबिकापुर की खबर है। सीएम आवास में गोवर्धन पूजा, साय ने गौ माता को खिलाया गुड़ और खिचड़ी, सोहई भी बांधी। इसके अलावा चीन का ऑटोवार, यूरोपीय ऑटो कंपनियों को चीन पर निर्भरता भारी पड़ रही। इस हेडिंग से एक अखबार ने प्रमुखता से खबर छापी है। नई दिल्ली से कंप्यूटर, मोबाइल, व्हाट्सएप और टेलीग्राम की काट के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स की तलाश। नई दिल्ली की खबर। कमला के ननिहाल में इस बार जोश नहीं दिख रहा, वो जीते या हारे उन पर ही होगा तालाब का नाम। ये अमेरिका में जो चुनाव चल रहा है उससे जुड़ी खबर है। ये तमिलनाडु से पहली खबर। आज हम थोड़ा विदेश की बात पहले कर ले, इसलिए विदेश की बात कर रहे हैं कि कनाडा को मिनी भारत कहा जाता है, और वहाँ पंजाब से कोई आदमी निकलता है तो ये मान लिया जाता है कि वो कनाडा ही गया होगा। वो बस ये भर दिमाग में आ जाए कि हाँ, उसने अटैची उठा ली है और हवाई अड्डे की ओर बढ़ रहा है, मतलब वो कनाडा जा रहा है। उस कनाडा के हुक्मरानों द्वारा जिस तरह का रुख भारत के विरुद्ध दिखाया जा रहा है, निज्जर की मौत के बाद लगातार वहाँ के जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री ट्रूडो ऐसे कुछ नाम है, उनकी तरफ से लगातार इस बात को लेकर के दुनिया के मंचों पर बात उठाकर भारत की छवि को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उसमें उनको सफलता नहीं मिल रही है। बावजूद इसके कोशिश तो है उनकी तरफ से, और भारत ने पलटवार किया है, क्योंकि अमित शाह का नाम लिया गया है कि पीछे से ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र कर रहे हैं। अनूप भाई, इस खबर को जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी हम लोग कभी कभी कुछ जानकारी हासिल करते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, चैनलों में देखते हैं, और हम में आप में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में इस तरह की एक उत्कंठा रहती है, एक स्वभाव होता है आदमी को, कुछ जानने की इच्छा होती है। अमेरिका कनाडा का बाप है, इजराइल का भी बाप है। इजराइल दूसरे देशों में घुस के मार रहा है। अगर भारत ने निज्जर को मार ही दिया है तो क्या बुरा किया? इजराइल को कुछ नहीं कहते हो आप जी? भैया, आपको, हमारे देखने वाले तमाम दर्शकों को पहले मैं दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जी, धन्यवाद। नया वर्ष आपके लिए समृद्धशाली हो और इस बीते हुए पिछले वर्ष से भी अधिक आपकी खुशियाँ लाए, ऐसी कामना करता हूँ। जस्टिन ट्रूडो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं जी, और आपको याद होगा G20 में माननीय नरेंद्र मोदी जी जब सभी राष्ट्राध्यक्षों से मिल रहे थे उनको रिसीव करते समय जी, तो विदेश नीति में बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और ये हम लोगों ने पिछले SCO में जो पाकिस्तान में हुआ था वहाँ भी देखा, उसके पहले जो SCO गोवा में हुआ था वहाँ भी देखा, और G20 हुआ, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चूँकि आप मीडिया के आपके साथ ही दिखाते रहते हैं जी, उससे हमें भी थोड़ा बहुत समझ में आता है, रत्ती भर समझ में आता होगा, लेकिन अब आने लगा जिसमें पहले ध्यान भी नहीं जाता था। जी जी जी। जस्टिन ट्रूडो की परेशानी यह है कमलेश भैया कि उनकी सरकार वहाँ अल्पमत में जी,
और उनको जो समर्थन है वहाँ, जैसे हमारे यहाँ सांसद होते हैं, वहाँ भी सांसद हैं, वहाँ भी हाउस है, और प्रधानमंत्री निर्भर करता है सांसदों की संख्या पर जी। संख्या बल के दबाव में और जस्टिन ट्रूडो को ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं, ऐसे बयान देने पड़ते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि उसकी आड़ लेके जी भारत की जो गुटनिरपेक्ष नीति है कि ना वो रशिया के साथ है, ना वो चाइना के साथ है, ना वो अमेरिका के साथ है, ना वो यूरोपियन कंट्रीज सबके साथ है, किसी ना के वो साथ यूके नहीं के साथ है, और वो सबके साथ है जी। ये जो नीति जो सफलतापूर्वक हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आगे बढ़ती जा रही है जी, इसकी जब कोई काट नहीं मिलती, जब आपके खिलाफ मेरे को कोई मामला मिलता ही नहीं है, तो आपके किसी स्टाफ के बारे में भी कुछ पता चल जाए ना, तो मैं उस स्टाफ का नाम नहीं लेता, मैं कमलेश भैया का स्टाफ बोलता हूँ जी। मुझे कमलेश भैया को निशाना बनाने की इच्छा रहती है जी। ऐसी स्थिति हमारी इस मामले में हो गई है कि निज्जर हत्याकांड तो एक बहाना है जी। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटें तो इनके पिताजी वो भी वहाँ के प्रधानमंत्री रहे, और उस जमाने से हमारे संबंध कनाडा से बहुत अच्छे नहीं रहे जी। मधुर तो कभी भी नहीं रहे, क्योंकि खालिस्तानी आंदोलन को, जो कि भारत में जिसका नामो निशान नहीं है, जो भी दुनिया में थोड़ा बहुत प्रश्रय मिलता है वो कनाडा में, वो कनाडा से सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आपने जैसा कनाडा और उसके बाद अमेरिका, वहाँ पंजाबी हमारी कम्युनिटी के हमारे सिख भाई वहाँ पे अधिकता में पाए जाते हैं जी। और मजे की बात यह है कि पंजाब से ही नहीं, कोरबा से भी कई पंजाबी समाज के हमारे जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, हमारे साथ पढ़े हुए लोग हैं, जी। वो कनाडा में रहते हैं जी। तो सही मायने में तो पंजाब मिनी कनाडा हो गया जी। पंजाब मिनी कनाडा हो गया और कनाडा मिनी पंजाब हो गया, क्योंकि हर एक घर से एक दो बच्चे वहाँ बस गए जी। जी। और उससे पंजाब में खुशहाली भी आई है, फॉरेन एक्सचेंज आता है, समृद्धि आती है, बच्चे बाहर जाते हैं तो उनकी प्रतिभा का उपयोग होता है। ये सब विषय अच्छे थे, अलग थे, पढ़ाई करने भी बहुत बड़ी संख्या में कनाडा जाते हैं बच्चे। जी। 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 विषय था राजनीतिक जी कि जस्टिन ट्रूडो मजबूरीवश, क्योंकि अगर वो उनके जो पुन्नू चाहते हैं, जो वहाँ के खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स के लोग चाहते हैं, जिनके समर्थन से उनके में नहीं मिलेंगे तो सरकार अगर नहीं आएगी वहाँ, जैसे हमारे यहाँ भी हुआ जी, हमारे यहाँ भी बीच में कोलिशन गवर्नमेंट का जमाना था जी, और उस समय आपने देखा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को और भ्रष्टाचार के मामलों में झुकना पड़ता था, दबना पड़ता था, चुप रहना पड़ता था, बातें सुननी पड़ती थी। तो ये राजनीतिक मजबूरियाँ होती हैं जिसको कि हमारे विदेश नीति के जो जानकार हैं जी, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज जो हमारे विदेश मंत्री हैं जी, जी, वो दुनिया के जाने माने विदेश नीति विशेषज्ञ के रूप में उनकी राजनयिक रहे हैं कई बार जी, क्योंकि लंबे समय तक विदेश सचिव रहे, उसके पहले राजनयिक रहे जी, उनके पिताजी भी सरकारी उसमें थे। तो पूरा जो उनके ब्लड में, उनके खून में वो चीज़ें हैं जो जिसके कारण उसका फ़ायदा हमें मिलता है। अब स्थिति ये है कि जस्टिन ट्रूडो का तो मुँह है, उनकी आवाज़ है, उनके शब्द हैं, लेकिन उसका फ़ायदा दूसरी यूरोपियन कंट्री, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे दूसरे यूरोपियन देश हो, वो उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं अपने फ़ायदे के लिए जी, अपने हितों को। जैसे चाइना से उनको नहीं अच्छा लगता कि हमारे विवाद ख़त्म हो जी। विवाद ख़त्म होने से किसी को दुनिया में कभी नुकसान हुआ है क्या? कोई भी बता दे। विवाद ख़त्म होना हमेशा फ़ायदे का सौदा हुआ, लेकिन उनके लिए फ़ायदा, लेकिन उनके लिए नुकसान होता है। जी, जी, उनका फायदा तभी है जब हमारा विवाद बना रहे, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो चाइना से हो, तो चाहे किसी से भी हो, लड़ा के लाभ लेते हैं हमेशा। तो उनके हथियार कब बिकेंगे? एक्सपायर हो जाएंगे भैया अगर वो हथियार नहीं बेचेंगे तो। जी, जी, हथियारों में भी एक्सपायरी होती है, तो इसलिए वो जो गोदाम भर भर के रखे हुए हैं, आज अगर ईरान, इराक और इसराइल का युद्ध खत्म हो जाए, आज अगर यूक्रेन और रशिया का युद्ध खत्म हो जाए, तो वो हथियार तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। वो तो युद्ध करवाता है, इसलिए ये में शामिल है। दुनिया की राजनीति में उतार चढ़ाव, सोने के भाव में उतार चढ़ाव, तेल के भाव में उतार चढ़ाव, कमोडिटी के भाव में उतार चढ़ाव, ये सब चीज़ों पे युद्ध का कितना प्रभाव पड़ता है हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। बिल्कुल। 1.5 महीना पहले 60,000 70,000 रुपये सोना, 60,000 रुपये सोना था, आज 80,000 रुपये पहुँच रहा है। चांदी 50-60 हज़ार रुपये थी, आज लाख रुपये पहुँच रही है। तेल के रेट कहाँ जा रहे हैं?
आप देख रहे हैं एक दिन में 300 रुपये टीपा खाने का तेल बढ़ गया एक रात में। तो बिल्कुल बिल्कुल उसका फर्क पड़ता है, ये जो प्रभाव पड़ते हैं, हर तेजड़िए व्यक्ति मंदड़िए प्रभावित इसका होता है। फायदा उठाते हैं। जी समृद्धशाली देशों के अंदर एक रैकेट बने हुए हैं जी वर्ल्ड लेवल में, जी जो दुनिया की आर्थिक स्थितियों को कंट्रोल करते हैं जी और वो इतने शक्तिशाली हो गए हैं। जी वो ड्रग्स में भी अपना दखल रखते हैं, वो हथियारों में भी अपना दखल रखते हैं, वो तेल में भी अपना तो दखल पूरी रखते हैं, अर्थव्यवस्था और प्रभावित सोना कर लेते चांदी हैं। में भी अपना दखल। पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित कर तो लेते हैं। पूरी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से प्रभावित किया जा सकता है, जी ये लोग ऐसी स्थिति बना देते हैं कमलेश भैया कि भाव निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं। जी जी और एक लिमिट लाने के बाद जैसे चांदी लाख रुपए हो गई, सोना 80,000 रुपये हो गया, जी अभी तक ये खरीदते रहे, जी अब ये इस रेट में बेच देंगे। जी जितना ज़्यादा माल होगा, जितने ज़्यादा शेयर होंगे, बेच देंगे। जी और फिर आप देखोगे अचानक से सोने का रेट कम होगा, आज 3,000 कम हुआ, आज 2,800 कम हुआ, आज 1,200 कम हुआ। अचानक से आपको पता चलेगा 10,000 रुपये सोने का रेट कम हो गया, चांदी का रेट 20,000 कम हो गया। आप बोलोगे अरे चांदी का रेट कम हो, ले लो, क्योंकि अपने को तो 100-200 ग्राम 500 ग्राम लेना है। जी लेकिन जो अरबों खरबों का खेल करते हैं, जी जी उनके लिए सोचिए आप। जी बिल्कुल बिल्कुल वही लोग लाभ लेते हैं। लाभ और हानि वहाँ जुड़ी हुई है। जी। ये हम लोग बहुत छोटे स्तर पे चूंकि बैठे हुए हैं, जी इसलिए उधर हमारा विषय नहीं है, हम उतना सोचते ही नहीं है। हाँ, जो सोचते हैं उन लोगों के जरिए जो बातें आती है वही बात हम लोग भी करते इसीलिए हैं। मेरा जी जी इस मामले में ये सोचना है कि हमारे पास सक्षम नेतृत्व है, जी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है पूर्व में भी, जो आपको याद होगा। और दिया जाता रहेगा। हाँ, और दिया पिछली जाता बार रहेगा। भी जी जो निर्णय लिया गया, हमने अपने राजदूत को वापस बुला लिया, जी। हमने उनके 6 राजनयिकों को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश हुक्म दिया। जी ये छोटी मोटी बात नहीं थी, इसके बिल्कुल पहले बिल्कुल। भी हाँ, सरकारें रही हैं। तू जैसा लेकिन करेगा वैसा ही व्यवहार हमारे साथ पाएगा। इतना कड़ा निर्णय कमलेश भैया, जी। इसके पूर्व आपको भी ध्यान होगा, इसके पूर्व इतना कड़ा निर्णय नहीं लिया गया था, और ये हमारी वैश्विक मजबूती को दर्शाता है। जी चलिए, हमारी वैश्विक मजबूती को ये तो दर्शाता है, और यह भी दर्शाता है कि हमने विश्व समुदाय में अपनी धाक जमाई है, इसीलिए धारा 370 हटा दिए। और उसके बाद अभी चुनाव हुआ, चुनाव में वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव जीती है, कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई है। वहाँ लगातार नक्सली हमले बढ़ रहे, आतंकवादी हमले बढ़ रहे हैं। 3 कमांडर जो मारे गए हैं लश्कर के, वो पाकिस्तान से आए थे, इस तरह की खुफिया जानकारी जो आई और अखबारों में छपी है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह, ठीक है तो मारे जाते रहेंगे, और राक्षस हैं वो, जब भी आएंगे उनको मारने के लिए हमारे यहाँ के राम लक्ष्मण बिल्कुल तैयार खड़े हैं। महत्वपूर्ण बात इसमें मुझे ये समझ में आई है कि इस मामले में फारूक का, अब्दुल्ला के बेटे का, उनकी उम्र के बाप का, उनका बयान आता है कि आतंकवादियों को मारा नहीं जाए। मतलब वो क्या है, उनको अपना दामाद बना के रखा जाए, तुम्हारे दामाद होंगे हमारे दामाद नहीं, ऐसे लोगों को तो मार देना ही ज़्यादा उचित है। ये मतलब इसी का संदेह था, इसी का संदेह था। कमलेश भैया, हर साल हम लोग पिछले 10, 12, 15 सालों से इसको हेडिंग के रूप में पढ़ते रहे हैं। जी आपको याद होगा किसी ज़माने में ऐसा पंजाब के बारे में भी छपता था। जी पंजाब से, जलंधर से, और उस पंजाब की बॉर्डर से लेके कश्मीर की बॉर्डर तक, ये जम्मू की पठानकोट तक, जी गाड़ियों के शीशों के वो कवर गिरा दिए थे, लोहे वाले शीशे। इतनी उस समय दहशत होती थी, कहाँ से गोली चल जाएगी, कहाँ से मार देगा कोई। जी ये पंजाब की स्थिति थी। जी आज वो एक बीता हुआ सपना हो गया। हमारी खुशकिस्मती है कि सरकार ने जीरो टॉलरेंस ऑपरेशन क्लीन चलाया, जी और उसके तहत लगातार आप देखिए आतंकवादी घटनाओं में कमी आती जा रही है। ये अलग बात है, जी उसका स्वरूप थोड़ा बौखलाहट में वो बाहरी लोगों को निशाना बना रहे हैं, बिहारी और मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के जो वहाँ कामगार गए हुए हैं उनको निशाना बना रहे हैं। ये बौखलाहट है। जी हर सर्दियों में वो बॉर्डर बंद हो जाती है, वहाँ बर्फ़ जम जाती है। जी तो जो भी घुसपैठ होनी होती है वो अभी जो अक्टूबर नवंबर, मिड अक्टूबर से नवंबर पहले हफ्ते तक ये जो मौसम होता है, जी ये आखिरी उनके पास मौका होता है कि अगर घुसपैठ करना है तो वो कर सकते हैं। ये हर साल की बात है। जी जी इस बार भी वैसा हुआ है कि घुसपैठ अचानक से लोग बोलते बढ़ी, तो ये मौसमी है। और अच्छी बात यह है कि पहले जो 200, 300, 400 घुसपैठिए घुसते थे, जो पीओके के आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर्स में
ट्रेनिंग लिए हुए लोग होते थे जी उनकी संख्या में उत्तरोत्तर कमी आती जा रही। जी और अब मजबूरी में वहाँ के जो कमांडर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, उनको भी निकल के आना पड़ रहा है साथ में। जी कल जो मारे गए उसमें आपने हेडिंग देखा है कि टॉप कमांडर की भी मौत हुई है उसमें। जी और ये हमारी इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट्स रहती हैं कि कितने लगभग लोगों ने इस बीच अपना बॉर्डर को पार किया है। उस हिसाब से सरकार, अर्धसैनिक बल, आर्मी, वहाँ की लोकल पुलिस, JNK की पुलिस, ये सारी एजेंसियां, पहले जो इन लोगों में बिखराव था, जी अब पिछले कुछ सालों में ऐसी स्थिति बनी है जैसा हम लोग नक्सलवाद में भी देख रहे हैं जी जी कि जी पहले अलग अलग क्षेत्रों की पुलिस काम करती थी, वो उनमें छत्तीसगढ़ साथ पुलिस का मिलकर दबाव के मार पड़ता था, वो आंध्रा भाग जाते जी। थे, आंध्रा का दबाव पड़ता था, गढ़चिरौली महाराष्ट्र भाग जाते थे, महाराष्ट्र में पुलिस कुछ काम करती थी, उड़ीसा भाग जाते थे। जी अभी ये सरकार का ऐसा प्रयास रहा है कि सारा एक मिला जुला गठजोड़ बना के और सभी लोगों में कम्युनिकेशन रहे। इस तरीके की जब कार्रवाई होती है तो उनको भागने का मौका नहीं मिलता, वो बिल में ही मारे जाते हैं, जी वहीं फंस जाते हैं। जी। ये फारूक का ये जो कथन है कि आतंकवादियों को मारा फारूक नहीं वाली जाना बात चाहिए, हालांकि उसके पीछे बोल रहे हैं कि षड्यंत्रकारियों का देखिए, नाम ओपन आप ये बताइए, वो फारूक अब्दुल्ला हो कि मुफ्ती अपनी महबूबा मुफ्ती हो, इन लोगों की मुश्किल दूसरी है। हाँ, आतंकवादियों में इनकी मौसा तो वही है कमोबेश जस्टिन ट्रूडो जैसी ही है जी कि उन लोगों के बीच में रहना है, उनके समर्थन से इनको सरकार बनाने का मौका मिला है। आज आप बताइए किस वादे ने सबसे ज़्यादा, जो आज इनकी 42 सीटें आई जी कश्मीर जम्मू JNK में नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसका सबसे अट्रैक्टिव वादा कौन सा था मालूम? कि धारा 370 हटा देंगे। जी जबकि ये इनके पुरखे उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला भी ऊपर बैठ के जानते होंगे कि इनके बापू भी आ जाएं तो भी नहीं हटा रखते धारा 370। जी, इनके बस का नहीं है, इनके बस की बात ही नहीं है, इनका उसमें रोल ही नहीं है जी। लेकिन अभी कुछ सालों से आपने देखा होगा, लोक लुहावन वादे करो, बाद में कोई न पूछने वाला ना कोई सुनने वाला। जी वो उस वादे में लोग भावना में बह जाते हैं। कश्मीर में अभी हमारा दोनों 2-3 बार जाना हुआ। सही बात यह है कि आज भी हम उनका जो विश्वास, आप लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए खर्चा करते रहो ना जी, आप बोलते करोड़ों रुपए खर्चा हो रहा है, ऐसी योजनाएं चल रही, ये हो रहा, कहीं ना कहीं जो विश्वास जीतने की स्थिति है वो अभी हम डेवलप नहीं कर पाए। जी कहीं ना कहीं कश्मीरी आज भी ये चाहता है कि हम ना भारत के साथ जाएं ना पाकिस्तान के साथ जाएं, हमारी रियासत स्वतंत्र कश्मीर की रहे। जी। इस बात से आप इनकार इसलिए नहीं कर सकते कि हम जिस बोट में घूमते थे, जिस हाउस बोट में रहते थे, जिस टैक्सी में चलते थे, उनकी भावनाएं, उनसे बात करने से ये भावना प्रदर्शित होती, सही हाँ, वो बोलते हैं आप भारत से आए हैं। हाँ, अलग विषय, जी वो तंज कसते हैं। जी हम बोलते हैं पाकिस्तान क्या देगा, तो वो बोलते हैं पाकिस्तान जाने की बात तो आप लोग फैलाते हो, हमने कब बोला कि हम पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं? ये तो पाकिस्तान ने वहाँ कब्जा कर रखा है, आपने यहाँ कब्जा कर रखा है, POK में पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो इसमें आवश्यकता, जिसमें हम सफल होते जा रहे हैं। जी मेरा विषय बोलने का आशय यह है कि उत्तरोत्तर इस मुहिम में भी हम सफल होते जा रहे हैं कि जो पहले 60% कश्मीरी सोचते थे वो अब 30% सोचने लगे कि हम कहीं ना कहीं हम दबे हुए हैं, भारत का कब्जा है ये, अब वो मुख्य धारा से जुड़ते जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो रोड़ा था वो धारा 370 35 जी से जी। उनको ये समझ में आ गया कि 35 से और धारा कश्मीर का 370 भला हटने भारत के से साथ ही है। जी जो 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान, जी ये जो खत्म हुआ कमलेश भैया, जी तो अब आप देखिए वहाँ मुहर्रम के जुलूस निकलने लगे। जी लाल चौक में कल आपने देखा होगा सोशल मीडिया में दिवाली मनाने की तस्वीरें आई हैं। जी चुनावों में आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने जो झंडा नहीं उठा रखते थे, आप भारतीय जनता पार्टी का झंडा तो बहुत दूर की बात, तिरंगा उठाने में लोग घबराते थे। जी 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 आज गांव-गांव में तिरंगे लगे हुए हैं। जी आज स्कूलों में जनगणगण शुरू हो गया है। वंदे मातरम का मैं दावा नहीं करता, हो सकता है उसमें 25 साल लग जाएं, 50 साल लग जाएं, जी लेकिन जनगणगण बोलना भी वहाँ पर बहुत बड़ी बात थी। जी और दूसरी बात है, ये सब ऐसे कोड हैं जी जिसको आप 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना में इन परेशानियों को दूर नहीं किया जा सकता। जी 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 इसको जो समय लगता है ना वो लगेगा। स्थिति अच्छी है कि जो हम 10 किलोमीटर दूर बैठे थे वो हम 1 किलोमीटर
काफी नजदीक चले हाँ गए। पहुंच जी। गए। और अब हमारा जो 1 किलोमीटर है, जिस रफ्तार से सरकार काम कर रही है, जी तो हम निश्चित रूप से उनका विश्वास जीतने में सफल होंगे। वो हमसे अब जुड़ाव महसूस करने लगे हैं। उनके लिए अब दिल्ली दूर नहीं है, जी उनके लिए अब पठानकोट से भारत नहीं लगता, उनके लिए जम्मू से भारत नहीं लगता, जी अब कश्मीर घाटी नहीं रही। वो दिन भी आएगा जब आप हम जाके कश्मीर में ज़मीन खरीद सकेंगे। जी 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 तो इसके लिए अब फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती महबूबा मुफ्ती, ऐसे लोगों की पीढ़ी भी कब तक काम करेगी। जी, जी, आखिर जी। उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री बनते ही पहला बयान क्या दिया कि हम केंद्र से ज़्यादा टकराव नहीं ले सकते, जी, उनके साथ हम मिलकर चलना होगा। उनको मिलके चलना पड़ेगा। जी, पहला जी। उनका बयान था। जी दूसरा उन्होंने बयान दिया कि धारा 370 को हम हटाना तो चाहते हैं, जी पर यह अभी संभव नहीं है। जी ये बात उन्होंने तुरंत एडमिट की, जी क्योंकि उनको मालूम था कि आप सब डंडा लेके उनके पीछे पड़ जाएंगे कि आपने इसी वादे पे आप आए हो। जी तो उन्होंने ये स्थिति क्लियर की कि धारा 370 हटाने के लिए हमको ऐसी सरकार का इंतजार करना पड़ेगा जो इस समर्थन को, इस बात के समर्थन में बने, और वो केंद्र में बनना मुझे तो संभव आज की स्थिति परिस्थिति में नहीं लगता। कल 25 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद क्या होगा वो भगवान जाने। कांग्रेस की भी सरकार बन जाएगी तो भी धारा 370 लाने की हिम्मत वो नहीं करेंगे, क्योंकि मालूम उसके बाद फिर वो चले जाएंगे 10-20 साल के लिए बाहर सरकार से। तो ये स्थितियों से वाकिफ़ वो लोग भी हैं, कश्मीरी भी वाकिफ़ हैं। लेकिन अब ठीक है, उनको ये लगा कि कई साल तक मुफ्ती महबूबा मुफ्ती भाजपा के समर्थन से सरकार चलाती रही, अभी कई वर्ष हो गया, राज्यपाल राष्ट्रपति शासन वहाँ लागू हुए, तो चलो कोई एक आए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको समझ में आ गया। लेकिन फारूक अब्दुल्ला के जो बयान है, ये बयान कहीं ना कहीं इंगित करता है कि ये आज भी पूरी तरह से आतंकवादियों के हुजूर में पेश होकर के, देखिए ये बीच बीच में आप इनके उनकी बयान कदमबोसी पढ़ते रहते करते हैं। होंगे कि जी। हमें पाकिस्तान से बात करना चाहिए, जी हमें हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, जी पड़ोसी दुश्मन होगा तो उसको दोस्त बनाना चाहिए। इनकी मजबूरी है कमलेश भैया कि इनको वहाँ जिंदा रहना है, जी नहीं तो कोई भी आके इनको बम से ही उड़ा देंगे। उनके आसपास जो 50-25 लोग होंगे उनको भी उड़ा देंगे, जी। तब क्या होगा। मैं तो मैं अनु भाई, मैं तो ये कहता हूँ कि वो एक नया नाम अभी हालांकि काफी दिन से चर्चा में है, लॉरेंस का नाम बढ़ा, तो लॉरेंस को तो चाहिए कि इन्हीं लोगों को पहले निपटाए। नहीं तो अभी इसमें भी बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है करने वाले जो, जी अभी इसमें भी ऐसे यूट्यूब चैनल्स की कमी नहीं है जो इस बात को साबित करने के लिए बाकायदा मुहिम चला रहे हैं कि कनाडा में और इस्लामाबाद में और लाहौर में और अमेरिका के अंदर जो अभी खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स के लोग या अलगाववादी नेता मारे गए हैं, उसमें लॉरेंस ग्रुप का हाथ है। इसको प्रचारित करते हुए जो लॉरेंस को बड़ा देशभक्त के रूप में और वो करने वाले लोगों की कमी नहीं है। जी, इसलिए ये तो एक और अलग एक पन्ना खुल जाएगा। सवाल इस बात का है कि ये जो फारूक अब्दुल्ला हो, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती हो, गुलाम नबी आज़ाद हो, इसके पहले कांग्रेस के बहुत से ऐसे नेता थे जो वहाँ पे लंबे समय तक शासन में रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, पीडीपी के नेता, आज वो रशीद इंजीनियर हैं वो। तो इन लोगों की आप अगर सबकी जीत का वो देखेंगे कारण, जी, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा समझ में आएगा कि जब तक ये उनका सपोर्ट नहीं करते, जी, सवाल है पब्लिक, जनता का, जी, जनता क्या सोचती, क्या चाहती है। जी, ये सही गलत का निर्णय अगर आप करना चाहते हो तो आप इस बात को भी स्वीकार करिए कि चुनाव में इसका कितना प्रभाव होता है, ये भी आप जानते हैं। जी 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 सही अगर सब कुछ हो जाता तो अटल जी दूसरी बार फेल नहीं होते, उनकी सरकार रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ आती। जी, लेकिन अटल जी का दूसरी बार नहीं आना, जी। 2003 में 2004 में उनके सरकार का गिरना, देखिए शाइनिंग इंडिया बोल के 2004 में 6 महीना पूर्व चुनाव कराए गए थे, जी, ये सोच के कि इतना अच्छा माहौल है कि हम तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आएंगे, जी, और हुआ क्या, हार गए। जी जी तो जी इसलिए सही और गलत पे जाने की बहुत ज़्यादा राजनीति में आवश्यकता नहीं होती है, परिस्थितियों का खेल है। जी आपकी कौन सी चाल, जी आज देखिए यूपी में क्या हुआ लोकसभा में, जी महाराष्ट्र में क्या हुआ लोकसभा में, जी संविधान को ख़त्म कर देंगे, संविधान को ख़त्म कर देंगे, ये संविधान को बदलना चाहते हैं, एक नैरेटिव सेट किया गया और उसमें वो सफल हो गए। जी वही बाद में क्या हुआ हरियाणा में,
जो फिर आगे दुनिया बोल सरकार। रही थी, सारे एग्जिट पोल बोल रहे थे, सारे पब्लिक सर्वेंट बोल रहे थे, सारी एजेंसीज की रिपोर्ट थी कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, खत्म हो गई। कहीं भी बिल्कुल इस बात का स्वीकार किया जाता है। राजनीतिक क्षेत्रों में राजनीतिक पंडित भी, उनकी भविष्यवाणियाँ भी इसलिए फेल हो जाती हैं कि पब्लिक क्या सोच रही है उस समय, पब्लिक के मनोभाव क्या है। जी 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 जी। उस पर आप देखिए ना, हमने वो दिन देखा है जब टमाटर और प्याज की कीमतों पर सरकार गिर गई, सरकार गिर गई। ये इसलिए मेरा वो है कि इसको बहुत गंभीरता से, और इस पे ना सरकारें आती जाती रहेंगी। हमारे कई ऐसे विभाग हैं, ऐसी मशीनरी है सरकारी जो इस पे लगातार काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल करती रहेगी, और जब जब सिर उठाएंगे तब तक मारे जाएंगे। और जैसा आपने कहा बिल्कुल सही बात है कि पीओके में बैठ करके जो आप हरकतें करते थे, वहाँ से जो नए नए लड़कों को भेजते थे, अब लड़के तो मारे गए, अब उनके बाप आ रहे हैं तो बाप भी मारे जाएंगे, तो उसके बाद क्या दादा परदादा को ले आओगे? दादा परदादा तो फिर पाकिस्तानी पहले ही 72 के पास पहुंच चुके हैं। तो सवाल इस बात का है कि जो समर्थन मिलता था, लोकल कश्मीरी लोग जो वो मिलना बंद हो रहा है, जो इनको खाना पीना रास्ता बताते थे, उन लोगों की धरपकड़ एनआईए ने पिछले कुछ दिनों में लगातार उनके अंदर, हाँ वो भी हुआ है। और दूसरी चीज उनके अंदर भी ये भाव पैदा हो गया है, होने लगा है कि हमको कश्मीर को भारत के साथ रहने में ही हमारा कश्मीरियों का भला है, ये उनको समझ में आ गया है। इसलिए उन्होंने उनके सामने वो शोले का डायलॉग बोलना शुरू कर दिया होगा कि हमने कुत्तों के सामने रोटी डालना बंद कर दिया है। हाँ, इसमें बहुत अच्छी बात यह है जी कि कश्मीर, जो हमारे जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके, इसके अंदर इतनी दूरी है जितनी हमारी बिलासपुर के बीच में दूरी है जी। मतलब लोग वहाँ पे, तो नदी के इस तरफ ये है, नदी को उस तरफ यहाँ से आवाज देते हैं, उस तरफ तक आवाज जाती है। झेलम के इस पार पीओके है, झेलम के उस पार जम्मू कश्मीर है जी। अब होता क्या है, मुझे अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, एक रिपोर्ट चल रही थी टीवी में, उसमें लोग बाग, उनकी रिश्तेदारियां हैं आपस में, बिल्कुल है, और वो आते जाते हैं बकायदा जी, अनऑफिशियली। वहाँ ऐसा एक रवायत बनी हुई है कि बहुत ज़्यादा सेना के लोग, और क्योंकि वो जानते हैं, हम तो एक ज़माने में ये भी सुनते थे, किसी इधर चौकी भारत की बनी हुई है, इधर पाकिस्तान की बनी हुई है, इनके पास शराब खत्म हो गई तो 2 पेटी जाके पाकिस्तानी चौकी से ले आए, जब इनकी आती थी तो जाके उनको 4 पेटी दे दिए। तो वहाँ पे तो रोज का उठना बैठना, रोज का खाना पीना, रोज का मिलना जुलना, तो वो देखते हैं कि भारत की तरफ जो कश्मीर है वहाँ का डेवलपमेंट अगर 100 की बुलंदियों को छू रहा है, तो यहाँ तो -10 है, यहाँ तो सड़क है ही नहीं। जी जी जी, यहाँ स्कूल है ही नहीं। वो समझते हैं इस बात, तो इस बात को धीरे धीरे कितने दिन तक आप जब खुद ही कटोरा लेके घूम रहा तो इनकी क्या मदद कर पाएगा कश्मीरियों को? और इनके संसाधन होते हैं जी, इनके पास जो खनिज है, इनके पास जो प्रचुर मात्रा में ईंधन है, उसका दोहन इस्लामाबाद करता है, लाहौर करता है, रावलपिंडी करती है। तो इसीलिए आज की जो स्थिति बन रही कि बलूचिस्तान हो जी, कि गिलगित हो, कि आपका ये पीओके हो, सब टूटने के कगार, सब वहाँ से उसको छोड़ने का कगार। ये इसमें विवाद का विषय हो सकता है कि वो भारत से मिलना चाहते कि नहीं मिलना चाहते, पर वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, इसमें कोई विवाद नहीं। बिल्कुल बिल्कुल वो स्थिति निर्मित हो रही है, और ये हमारे लिए फायदेमंद है, भारत के लिए शुभ संकेत है। कबीर पंथ के आश्रम में उपद्रवियों ने की पत्थरबाजी, फेंके पटाखा बम, हमारे प्रदेश की खबर है। तो आतंकवादियों के और जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे हम, हमारे प्रदेश में भी इस तरह की हरकतें होनी शुरू हो गई हैं। नक्सलवाद के विरुद्ध जब सरकार कोई कठोर कदम उठाती है तो हमें प्रसन्नता होती है, और कोई बड़ी घटना होती है और उसका जब पर्दाफाश होता है तो हमें लगता है कि पुलिस बहुत सक्रियता से काम कर रही है। लेकिन जब इस तरह की घटना होती है तो हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि अचानक कुछ हो जाए तो उसमें पुलिस भी क्या करेगी, लेकिन यह भी जिम्मेदारी पुलिस की होती है कि अगर दीपावली का समय है, इस समय थोड़ा सा उपद्रवी तत्व कहीं ऐसी जगह पे पत्थरबाजी कर दें, पटाखेबाजी कर दें, वहाँ विवाद की स्थिति निर्मित हो जाए। कोरबा में ही हमने दिखाया कि घंटा घर में खड़े हुए करीब 20-22 लड़के जिस तरह से पटाखे फोड़ रहे थे, लोग आने जाने वाले परेशान हो रहे थे। एक बोर्ड में आग लग गई थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और उस पर नियंत्रण की। तो ये स्थितियाँ पूरे प्रदेश में या पूरे भारत में रही हैं। कबीर पंथ के लोगों के विरुद्ध पूरा गांव का उमड़ जाना, और प्रकाश मुनि साहब के जो बेटे उदय मुनि साहब, उनके विरुद्ध बहुत ज़्यादा बातें करना कि उन्होंने धमकाया चमकाया, फिर उन्होंने भी आरोप लगाया, ये सारी बातें इंगित करती हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ प्रशासन का फेल्यूर रहा है, जिसकी वजह से स्थिति निर्मित हुई। आपको क्या लगता है? देखिए, ये इसको मैं बहुत सेंसिटिव मुद्दा मानता हूँ जी,
सेंसिटिव मुद्दा इस मायने में कि हमारे यहाँ जो सतनाम है, कबीरपंथी लोग हैं, सतनामी लोग जी, ये भावनाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जी, आज मैं कोई ऐसी बात बोल दूं, ऐसा कोई कमेंट कर दूं जो उनको या उनके समाज की भावनाओं को आहत करता होगा, जी, तो वो उनको बहुत अच्छा नहीं लगेगा और वो मेरे खिलाफ हो जाए। जी। इतना ज़्यादा वो सेंसिटिव हैं इस मामले में, और ये हम हर जगह लागू कर सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कबीरपंथी और सतनामी में इसलिए मैंने उनका नाम लिया। जी, जहाँ जिन लोगों की बहुतायत है वो निश्चित रूप से आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि वो अपने समाज के बारे में, अपने पंथ के बारे में, अपने धर्मगुरु के बारे में आपसे सहयोगात्मक और सक्रिय और ऐसी बात जो उनको अच्छी लगे वही सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। अगर आपने कोई भी एडवर्स कमेंट किया, चाहे वो सही हो, जी, तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता। ऐसे जो मामले जितने भी इसके पूर्व भी आए हैं, जी, कई आपने और भी मामले देखे होंगे, और हर साल एक दो घटनाएं तो कम से कम ऐसी होती ही हैं। जी, उनमें अक्सर ये देखा गया है कि मामला जो होता है इंटरनल होता है, आपसी होता है। जी। आपसी मतलब कई बार आश्रम की दो जमीन लोगों को का लेकर, विवाद हुआ तो वो भी हाँ, उसका कई स्वरूप बार बदलना चाहिए। गद्दी को लेकर, जी, कई बार जमीन को लेकर, कई बार आश्रम की टेरिटरी को, उसकी बाउंड्री को लेके, कई बार गांव आरोप लगाता है कि आपने हमारी ज़मीन हड़प ली, कई बार वो बोलते हैं गांव ने हमारे ज़मीन पे खेती करना शुरू कर दिया, जी। हमारी ज़मीन पे कब्जा लिए। तो ये स्थितियां कैसे बनती हैं कि जितने भी NGOs होते हैं, जितने भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जी, उनकी प्रस्ताव में तो ये लिखा रहता है कि वो देश की जनता की, गाँव की भलाई के लिए करें। जी। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो अपनी भलाई देखने लगे। थोड़ा सा अपने मार्ग से भटक जाते हैं, जी, और वो जो टाइम रहता है जी, उसमें वो कितना मैनेज कर पाते हैं, जी, उस पे खेल है। आप अगर गांव वालों को विश्वास में लेके कि हम ये काम तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं, जी, और गांव को लगता है कि इस काम से हमारी भलाई हो रही है, जी, तो आप सफल हो जाते हैं। जी, यहाँ है ना, ऐसे आज देवपरी का प्रोजेक्ट चलता है, जी, 40 गाँव में एक भरोसा है कि देवपरी के इस गौमुखी सेवाधाम प्रोजेक्ट से जी। आज जो बच्चे नमक और चावल खाते थे वो आज आलू खाना, सब्जी खाना, पढ़ना लिखना, जाना आना, और आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वो भाग लेते हैं और अच्छे अंक मिलते हैं। जी, जी, ट्रेनिंग के लिए उनको कोरबा लाया जाता है, तो उससे उनको दिखाना कि इससे हमको फ़ायदा है, जी, तो उन पे भरोसा जागा। लेकिन अगर उन्हीं को अगर ये लगने लगे कि ये एक प्रोजेक्ट लेके आ गए हैं शहर के कुछ लोग, उसमें कुछ नेता हैं, कुछ अधिकारी हैं, कुछ समाज सेवी हैं, कुछ व्यापारी हैं, और ये लोग गांव को धीरे धीरे कब्जा करना चाहते हैं, गांव की ज़मीनों को खरीदना चाहते हैं, तो क्या होगा? विरोध होना चालू हो जाएगा। जी। मेरा जो अनुभव है, अधिकतर मामलों में यही 2-3 कारण, जैसे बोलते हैं ना दुनिया में झगड़े की 3 जड़, जर जोरू जमीन, जी, तो ये आप कहीं से भी किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में इसको लागू कर सकते हो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है, सकता है इसमें भी हुआ हो। और इसमें अधिकतर जो जब जांच में मामला पाया गया तो यही पाया गया, उसमें कई बार और भी विषय आ जाते हैं, जी, लेकिन अधिकतर जो आते हैं 3 ही रहते ये हैं, 3 ही कारण ज़्यादा रहते हैं। और हो सकता है कि अभी प्रकाश मुनि के सुपुत्र जो है उदय मुनि बिल्कुल यंग हैं, और हाँ, और भी कुछ विषय आ जाते ऐसा हैं। ताव खा गए होंगे जरा सी बात पे, फिर धीरे धीरे फसाना बन गया हो। पूरा गांव का एकत्रित होकर के और प्रहार करना मतलब कोई बड़ी बात होगी है, वो तो जांच होगी। अब उसमें चूंकि देखिए, राजनीति भी शुरू हो अपने गई। ही घर में कई बार, अपने ही आश्रम में, अपने ही संगठन में विभिन्न ग्रुप का, यानी गुटबाजी जो बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में, यही हुआ है। हाँ। कुदुरमाल में यही प्रकाश मुनि साहब पूरा एक काफिला लेके आज के 10 साल 12 साल पहले आके कब्जा किए थे, यही आए थे। याद होगा आपको भी। मैं इस बड़ा विषय पे ज्यादा नहीं जाना चाहता जी, कि समाज विशेष का मामला है, जी, और हम ऐसा कोई एडवर्स कमेंट नहीं करना चाहते कि वो अपने आप में एक विषय बन जाए। जी। अब इसको लेकर के राजनीति शुरू हो गई। गृह मंत्री विजय शर्मा वहां पहुंच गए, फिर उसके बाद वो कांग्रेस के कई लोग वहां पहुंच रहे हैं। दीपक बैज ने कल घोषित किया था कि आज 3 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ को बंद किया जाएगा। सरकार विफल हो गई है। हाँ, ये यूरोपियन कंट्री वाली बात है जी। मौके का फायदा, जस्टिन ट्रूडो के कुछ करने से अगर उनको फायदा मिलता है जी, तो उसका फायदा उठाते हैं ना, तो ये क्यों छोड़ेंगे?
हाँ, विपक्ष में है तो उनको अपनी भूमिका तो निभाना उनको पड़ेगा। तो मुद्दा चाहिए। जी 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 जी। चलिए कोरबा की बात कर लें आप। हम और आप, चांपा कोरबा 4 लेन सड़क में राख डाले बिना 3 करोड़ से अधिक के फर्जी भुगतान का मामला आया सामने। का अखबार ने पहली खबर लगाई इस हेडिंग से, नेटवर्किंग मार्केट से जुड़े शिक्षकों को कॉमन नोटिस जारी। केबीसी जूनियर में नजर आएंगे डीपीएस एनटीपीसी के छात्र अर्जुन। नेटवर्क कंपनी के बैचिंग प्लांट में चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। छठ पूजा के लिए यूपी और बिहार जा रहे औद्योगिक शहर के कामगार टेलर की चपेट में आने से बाइक सवार घायल। विस्थापित बोले जमीन हमारी पर नौकरी दूसरों को दी। भू विस्थापित रोजगार एकता महिला किसान संघ ने सीएमडी कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। 127 मकान हटाएंगे, 580 पेड़ काटने होंगे, 230 खंभे और 2 ट्रांसफार्मर करेंगे शिफ्ट। ब्रह्मपुर से दर्री बराज 2 लेन सड़क बनाने हुआ सर्वे, 90% कब्जा हटाने पर ही होगा टेंडर। इसके अलावा भी छोटी छोटी खबरें हैं, इसी खबर पर हम चर्चा कर लेते हैं। ब्रह्मपुर से दर्री बराज 2 लेन सड़क बनाने हुआ सर्वे, 90% कब्जा हटाने पर होगा टेंडर, पर ही होगा टेंडर। ये क्यों किया जा रहा है ऐसा? अगर हम चांपा अगर आपको जाना हो तो बरपाली तक जाने तक तो यह हालत हो जाती है कि अगर 60 साल से ऊपर, जैसे हम लोग पहुंच गए हैं 62-63 के, तो एक दिन तो मैं बरपाली गया था, 2 दिन लगा था कमर सीधी होने में। रोड की इतनी हालत ख़राब है, गड्ढे हैं बीच में, रोड का काम अधूरा रह गया है। कारण बताया गया, मैं कुछ अधिकारियों से बात किया तो उन्होंने कहा कि भाई अभी हमारा सर्वे तो हो गया है और मुआवजा भी हमने दे दिया है, लेकिन लोग कब्जा नहीं हटा रहे हैं, जिसके कारण काम रुका हुआ है। तो ये खबर जो है कि कब्जा हटाने पर ही होगा टेंडर, शायद उसी के कारण ऐसा कर रहे हैं। देखिए, इसमें या और भी अनुभव होगा इनका। सबसे बड़ा जो खेल है बंदर बांट का है जी। और जिस रेशो में जिस तरीके से मुआवजा दिया जा रहा है, लोग तो खुशी खुशी मुआवजा दे रहे हैं। इतना देखिए, पहले वाला ज़माना नहीं रहा कि सरकार ने 100 रुपये की चीज़ थी 25 रुपये दे दिया, 18 रुपये दे दिया और लोगों को उनके ट्रेजरी में जमा कर दिया। एसडीएम क्या लेना है लो, नहीं लेना है, उन्होंने अपना कब्जा कर दिया। वो सब जमाने गए जी। अब कानून ने आपको इतनी स्वतंत्रता दी है कि आपको 3-3 गुना 4-4 गुना मुआवजा मिल रहा है जी। सरकारों ने इस पर ध्यान दिया है, लेकिन अभी और ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि जो कंपलसरी इक्विजिशन होता है जी, इसके अंदर जिस तरीके से लोग उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं जी, वो फ़ायदा उठाएं। आखिर है तो सब कुछ जनता के ही लिए जी, लेकिन उससे सरकार की योजना पे भी देखिए, जितना लेट होता है ना उतना उस योजना की लागत मूल्य भी बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ती है। उतना ठेकेदार आर्बिट्रेशन में जाते हैं, विलम्ब होता है। ठेकेदार तो अपना पैसा मिल जाता है आर्बिट्रेशन से, लेकिन जो सरकार को लॉस होता है वो एक्चुअली आपका हमारा ही लॉस है जी, वो हमारा ही पैसा है जी, जो आर्बिट्रेशन के मार्फत उस ठेकेदार को चले गया, काम हुआ नहीं। तो इसकी जो प्रक्रिया है, ये दोनों मिली जुली सरकार होती है, ये दोनों बिना मिली भगत के नहीं हो सकती जी। ठेकेदार अधिकारी ना मिले जी, क्योंकि इसके रास्ते बहुत हैं जी। आप एक चीज़ देखिए, पैच वाइज आजकल काम दिया जाता है। एक ज़माना होता था कोरबा से चांपा फलाना करेगा, को चांपा से बिलासपुर, कोरबा से बिलासपुर एक फर्म को दे देते थे। अब वैसा नहीं होता जी। अब कोरबा से चांपा एक काम करता है, चांपा से अकलतरा दूसरा काम करता है, अकलतरा से बिलासपुर तीसरा काम करता है, बिलासपुर से कटघोरा में 4 ठेकेदार होते हैं जी। और उनको टाइम लिमिट दी जाती है। अगर वो 6 महीना पहले कर दे उनको 5% एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है, उनको मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जी। आर्बिट्रेशन में कड़ाई हो गई है जी। कुछ बहुत चीज़ें इस सरकार की, नई सरकारों के आने के बाद हुई है, लेकिन अभी और आवश्यकता है जी। जी। और दूसरी बात है, ये भावना को जिस दिन, उसमें भी मैं फिर बोलता हूँ कि अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ रही है जी। देखिए, पहले क्या होता था, पत्रकार एक लिमिट में छापते थे, वो भी कहीं ना कहीं अनुग्रहित रहते थे और अधिकारी अनुग्रहित रहते थे, ठेकेदार कमाई करते थे, अधिकारी अनुग्रहित रहते थे। अब ऐसे नियम कानून, ऐसा ग्लोबल मामला आ गया है कि और नियमों में ऐसे आप बंध गए हो कि बहुत ज़्यादा आपको ढील पोल का जुगाड़ नहीं है जी। आपको ढील पोल का जुगाड़ नहीं है तो आप दोगे कहाँ से जी। तो ऐसी स्थितियाँ बन रही है कि ये भी मुझे लगता है साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा आपसे, मैं हालांकि उससे कहीं से मेरा कोई जुड़ाव नहीं है, ना मेरा किसी ठेकेदार से कोई संबंध है, ना कोई मेरा रिश्तेदार ठेकेदारी करता है, लेकिन मैं जो देखता सुनता हूँ
हमारे सर्किल में, क्योंकि मैं व्यवसायी वर्ग से आता हूँ और वहाँ ये सब चर्चाएं चलते। साल भर में कमलेश भैया न केवल कोरबा जी बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ ऐसी स्थिति में हो जाएगा जैसे आज आप रायपुर का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। जी एक ज़माना होता था कोरबा से बिलासपुर जाने में 3 घंटा लगता था। जी आज कोरबा से रायपुर 3 घंटे में आप पहुँचते हो। जी कोरबा पार कर जाए तो हाँ, पहले तो कोरबा पार करिए। नहीं, आप सीपत रोड से जाइए। हाँ, वो भी गड्ढे सीपत रोड से आज भी देखिए, वो नियम कानून के तहत बनी हुई रोड है। जी आज भी आपको सारे गड्ढे मिल जाएंगे सीपत रोड में। आज भी कंपेरेटिवली 90% रोड सही है। जी और अगर हम बोलते हैं 80% भी सही है तो हम संतुष्ट है। जी तो सवाल इस बात का है कमलेश भैया, जो बिलासपुर रायपुर रोड बनी। अच्छा, और मैं आगे बढ़ता हूँ। जी चांपा से जो आपका हाईवे बना है, नेशनल हाईवे, जी वो जुड़ गया, अब चांपा तक पूरा जुड़ गया। जो अपन पहले बलौदा होके अकलतरा निकल के और हाईवे पकड़ते थे रायपुर जाने के लिए, जी वो अब चांपा तक पूरा जुड़ गया। जी केवल और मैं आगे बढ़ के बोलता हूँ, कोरबा चांपा रोड भी जो है आधी से ज़्यादा बन चुकी है। बरपाली से इधर ही खराब, उधर ठीक है। उधर ठीक है। जी तो अब ये जो थोड़ा बहुत पैच बचे हैं, जी कोई किसी में कुछ लिटिगेशन है, किसी में यही मुआवजे वाले मामले जी। हैं, किसी में कोई सरकारी अड़चन है। जी लेकिन जिस तरीके से नितिन गडकरी जी का जो सोच चल रहा है ओवरऑल, आप देखिए ऊपर से, मैं तो आप उन कोरबा की बात कर रहे हैं, ऊपर से नीचे तक आइए तो उनका एक ही सोच है कि जहां आपको 10 घंटे लगते थे वहाँ 4-5 घंटे लगना चाहिए। जी जहाँ 2 घंटे में पहुँच रहे हैं वहाँ 6-6 घंटे लगते थे। जहाँ अप्रोच ही नहीं थी वहाँ हाईवे जा रहा है। जी तो एक साल, मुझे लगता है जी 1 साल में ऐसा हाल हो जाएगा कि आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि मेरे को भारतमाला रोड से जाना है, कि मेरे को सीपत रोड से जाना है, कि मेरे को नेशनल हाईवे से जाना है। आप हाँ, तीन बड़ी बड़ी रोडें हैं। जी जी ऐसी रोड मिलेंगी आपको जिसमें कि वो रोड उर्गा से अगर आप उस पर चढ़ गए तो आपको सीधा बिलासपुर ही उतरना पड़ेगा फिर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बीच में उसके दोनों तरफ लेकिन अभी 1 वर्ष जो बोल रहे हैं, ये 1 वर्ष तो संकट के हमारे सामने रहेंगे। और ये जिसकी बात पे हमने चर्चा की, बरहमपुर से दर्री बराज टू लेन, वो भी सड़क बनना जरूरी है। और बारिश भी बीच में, हाँ। 3 महीना बारिश आ गई थी जी। तो इससे क्या होता है कि जो काम हो रहा है, अब पहले वाले ज़माने में काम क्या होता था, आज काम हुआ 3 महीने बाद उखाड़ना चालू हो गया, 6 महीने में आपने वो पट्टी मारना चालू कर दी डामर का। हम देखते थे रोड के किनारे में आधा ड्रम काट के ना वो पत्थरों को लगा के लकड़ी जलाते रहते थे। जी याद है ना? वो ज़माने अब गए। अब 6-6 फुट गड्ढे, 8-8 फुट गड्ढे करते हैं, फिर बोल्डर डलती है, फिर राखा डलती है, फिर बालू डलती है। वो क्षमता बढ़ानी पड़ती है ना। तो अब जो क्षमता, क्योंकि उस ठेकेदार को 5 साल उसको मेंटेन भी करना है। हाँ, वो भी करना है। और फिर अब पहले 10 टन गाड़ियां लेके माल चला करती थी, हाँ, 35-40 टन आम बात हो गई। तो स्वाभाविक है कि मजबूती नहीं रहेगी तो जो 6 महीने चलती थी सड़क, वो 6 दिन में टूट जाएगी। चलिए, अंत में थोड़ा सा जो शुरुआत की थी अनूप भाई ने बधाई देने से, तो उसकी भी थोड़ा सा चर्चा कर लें, क्योंकि अभी भी पर्व चल ही रहा है। आज भाई दूज मना रहे हैं हम, और ये हमारे जो ज्योतिषी हैं या जो पत्रा बनाने वाले लोग हैं या नक्षत्रों का अध्ययन करने वाले लोग हैं, पंडित जी लोग, उन लोगों ने इस बार दीपावली 2 दिन कर दिया था। इसलिए वो सब गड़बड़ा गया कि 31 को हमने दीपावली मनाई तो कायदे से 1 तारीख को हमको गोवर्धन पूजा करना था, 2 तारीख को करना था भैया दूज। लेकिन वो 1 को हमने दीपावली मानी, 2 तारीख को गोवर्धन पूजा हुई, आज भैया दूज हो रही है। और उसके बाद अभी क्रम है, फिर छठ पूजा है, फिर उसके बाद एकादशी है, फिर देव दिवाली है। मतलब 15 तारीख तक अभी लगातार ये त्यौहार ही त्यौहार है हमारे सामने, और सबके सब पवित्र त्यौहार हैं। तो इसकी सबकी आप सब बधाई स्वीकार करें। ये जो आनंद का क्षण है, अभी हमने सब इधर थोड़ी नकारात्मक बात की, अभी आनंद के जो क्षण हैं, इस क्षण को महसूस करते हुए न केवल हम खुद महसूस करते हैं करें, बल्कि पड़ोसी को भी, अपने ज़िले के लोगों को भी, प्रदेश के लोगों को भी, राष्ट्र के लोगों को भी उस अपनी खुशी के जो आपने महसूस की है या करेंगे या कर रहे हैं, उसमें उनको शामिल करें। यही सबसे आग्रह रहता है। और यही मुझे लगता है कि हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश की विरासत है। हमको हमारे बुजुर्गों ने यही थाती सौंपी है कि खुद खुश रहो और दूसरे को खुश रहने दो। अनूप भाई, हम अब चूँकि छठ पर्व भी परसों से शुरू हो रहा है, तो उससे जुड़ी खबरें भी हैं अखबारों में कि यहाँ से बड़ी संख्या में लोग, उत्तर प्रदेश बिहार के जो लोग छठ पूजा मनाते हैं, जिनके यहाँ छठ पर्व होता है,
वो निकल गए हैं तो काम पे भी असर पड़ रहा होगा उसका। निश्चित रूप से। लेकिन कमलेश भैया, मैं इस बात को अनुभव करता हूँ कि कुछ लोगों के लिए धनतेरस उनका मुख्य त्यौहार होता है, कुछ लोगों के लिए दीपावली से बड़ा कोई पर्व नहीं होता। जी। वैसे ही मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जो बिहार यूपी के लोग हमसे जुड़े हुए, चाहे वो हमारे स्टाफ हों, हमारे व्यवसायी साथी हों, हमारे मित्र हों, आपके पेशे से भी जुड़े हुए बहुत लोग, एक बड़ा पूर्वांचल का यहाँ पे बहुत बड़ा तबका निवास करता है, उनके लिए छठ से बड़ा कोई पर्व नहीं है। जी। दिवाली भी नहीं है। जी। और एक हमारी संस्कृति ने, हमारे पुरखों ने हमको ऐसा एक रास्ता दिया है कि घर में कितनी भी बड़ी दुर्घटना हो जाए, कितना भी आदमी के साथ दुखद घटना हो जाए, जी, त्योहार बीच बीच में ऐसे बनाए गए हैं, ऐसे अंतरालों के साथ बनाए गए हैं कि उससे उसको उन दुखों से उनको भूलने की शक्ति मिलती है, उन दुखों को, और उनसे उबरने की शक्ति मिलती है। जी। दूसरा, मेरा इस विषय में आपसे थोड़ा सा मन कम मिलता है कि पंडितों ने देखिए, अमावस्या 31 तारीख की दोपहर से, मैंने इस बात को इसलिए कहा कि वो जानते हैं। हाँ, वो जानते हैं, उन्होंने आपको जानकारी दी जी। है। अब देखिए, हिंदू धर्म इतना सहिष्णु है जी कि उसमें कोई फतवा जारी नहीं होता जी कि आपने अगर 31 को मनाया, वो सब यहाँ आपको 31 सूट करता है, आप 31 को मनाइए। आपको एक अच्छा लगता है, आप 1 को मनाइए। आपको 2 तारीख को मनाना, आप 2 तारीख को मनाइए भाई। हमारा धर्म कभी आपको किसी काम के लिए मजबूर नहीं करता जी कि आपको ऐसा करना पड़ेगा और आप ऐसा नहीं कर सकते। जी। हम दिवाली का पूजन करते हैं, पंडित जी परात में सारा सामान जमाते हैं, भैया अक्षत है, फूल है, मूंगी फल है, सामान है, सब कपूर बाती है, अगरबत्ती। अब वो उन्होंने स्नान कराया, दही से कराया, दूध से, शहद भूल गए तो जल चढ़ा देते हैं और उसको शहद का वो आह्वान कर देते हैं जी। कोई वस्तु भूल गए, इलायची नहीं है, अक्षत दे दिया, तो अक्षत दे दिया उन्होंने और उसका आह्वान कर। मतलब बस अपने अक्षत नहीं लेते, बस हर दक्षिणा में अक्षत नहीं लेते, बाकी सब में हर चीज के लिए रास्ता निकाला हुआ है जी। माफी है जी। कहीं भी अपराध का बोध नहीं करा जाता कि आप पूजा करें, कोई अपराध कर रहे जी। कहीं भी आपको क्षोभ नहीं होता कि मैंने गलती कर दी, आगे से मैं पूजा वूजा नहीं करूंगा भैया जी। आपको यही सिखाया जाता है कि यथाशक्ति जब आप एक बड़ा आदमी पूजा करता है तो वो ब्राह्मण को हो सकता है 2100 रुपये देता होगा, और एक एवरेज आदमी करता है वो ब्राह्मण देता हो 1100 देता होगा, आप हम करते हैं हो सकता है हम 500 रुपये देते होंगे। उसके लिए एक शब्द है यथाशक्ति लब्धोपचार जी। यथाशक्ति तथा भक्ति, तथा जितनी हमारी शक्ति है वो जब संकल्प करवाता है जी तो वो बोलता है कि ये मैंने पूजा कराया, मैंने लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, कुबेर जी की, नवग्रह की, षोडश मातृका की, सबकी पूजा कराया, और मैंने रात को गीता सहस्त्र नाम का पाठ किया, कनकधारा का पाठ किया, इसके अगेंस्ट में, इसके बदले मेरा यजमान मुझे यथाशक्ति दक्षिणा दे रहा जी। उस यथाशक्ति में आपने, किसी ने 500 रखा, किसी ने 1100 रखा, किसी ने 21 रुपये रखा जी। लेकिन ये हमारे यहाँ विवाद का विषय आज तक मैंने तो नहीं सुना जी। हाँ, वो दूसरे हम जब बातें देखते हैं तो ऐसा करना है ये कंपलसरी, और ऐसा कर नहीं सकते जी, ये भी कंपलसरी जी। ये काम हम तो करेंगे, आप नहीं कर सकते जी। ऐसा हमारे धर्म में आप बता दीजिए। खैर, वो विषय थोड़ा सा लंबा हो जाता है, होता है कई जगह इस तरह की स्थितियां बनती हैं कि पंडित जी लोग भी तय कर लेते हैं कि इतना दोगे तभी कराऊंगा, और बिल्कुल हाथ में हाथ बांध के बंधवा देंगे, आपको बोलेंगे इतना नहीं बोलोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। ये सब चीज़ें भी होती हैं, लेकिन वो कम लोग करते हैं, कम लोग करते हैं, सारे लोग नहीं करते। ये जो अपवाद स्वरूप है ना जी, 100 किलो की बोरी में अगर 2 किलो अनाज कम निकलता है, सरकार बोलती है इसमें कोई अपराध नहीं जी, क्योंकि जो कांटा मारते हैं ना जो हमारे, उसमें से 2 किलो झड़ सकते, ये 2 किलो से अंदर ही आएगा ऐसे लोग। जी, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ जी जी, लेकिन मैं ओवरऑल धर्म की बात कर, मैं पंडितों पे नहीं जा रहा, मैं उस विषय पे नहीं जा रहा। मेरा बोलने का मतलब है हम सहिष्णु इतने हैं कि हमारे यहाँ इतना लचीलापन है कमलेश भैया कि हर चीज स्वीकार है। मैंने इसीलिए कहा कि हम हर्षित हैं तो पूरे इस जगत को हर्षित बनाएं, इस भाव से हमारे यहाँ सारे 30 त्योहार। और एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, आपने बोला तो जी, हमारे जितने त्योहार होते हैं जी,
आप देखिए सब हर्षोल्लास के त्योहार होते दुख का कोई त्योहार हैं। नहीं। दुख का हमारे यहाँ कोई त्योहार हमारे यहाँ प्रकट हुए हैं, गए नहीं हैं। ये भी सब प्रकट हुए हैं, हाँ, गए नहीं हैं। मतलब कभी भी हमारे, मैं तो विचार करता हूँ कि एक तो त्योहार कोई ऐसा होगा जिसमें हम दुखी होते होंगे, लेकिन मुझे ध्यान नहीं आता। नहीं है, नहीं है ही नहीं, ध्यान कहाँ से आएगा। कोई त्योहार सनातन धर्म को मानने वाले सनातनी जो हैं उनके यहाँ कोई दुख का त्योहार है ही नहीं। बाकी में है, मुस्लिमों में है, ईसाइयों में है, वो लोगों में है, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ सब मुझे लगता है कि कहीं ना जन्म और मृत्यु दोनों उत्सव है, जो दोनों उत्सव के रूप में, यहाँ दोनों उत्सव है। यानी हमारे यहाँ जन्म से पहले उत्सव चालू हो जाते हैं और मृत्यु के बाद तक उत्सव चलते हैं कमलेश भैया। लेकिन कहीं भी आखिरी में आप समाज को भंडारा देके, ब्राह्मण देवता को भोजन करा के, गरीबों को दान करके, उनको भी दरिद्र नारायण कहा जाता है। हाँ, वहीं उसको भी दरिद्र नारायण कहा जाता है। वो भी हम एहसान नहीं कर रहे जी, और नारायण शब्द जुड़ा, नारायण शब्द का उपयोग करते हैं, उनको सम्मान, जो कट्ठा ब्राह्मण बोलते हैं, समाज का निकृष्टतम व्यक्ति, जिसको कई बार तो कोढ़ जैसी बीमारियां होती, उसको भी जिस इज्जत से खाना खिलाया जाता है जी, आप देखिए उसको। तो मेरा विषय अपने धर्म को महिमा मंडित करना नहीं है, वो तो है ही ऑलरेडी हाँ, है जी। जो कुछ है जी, उसको स्वीकार तो आपको करना पड़ेगा ना, उस पर भी आप स्वीकार करना नहीं चाहते जी, वहाँ दिक्कत है। हाँ, अब कुछ लोग अपवाद स्वरूप, जो आपने कहा बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से कहीं न कहीं दूसरे को टिप्पणी करने का अवसर मिल जाता है, मछली के कारण पूरा तालाब गंदा हो जाता है। लेकिन अधिकांशता आज भी ये है कि हमारा धर्म जो है, ओवरऑल हम लोग सहिष्णु लोग, हाँ, हमारी जो संस्कृति है, भारतीय भूभाग जो है, ये जो भारतीय महाद्वीप है, उपमहाद्वीप है, यहाँ पे सब में वही आनंद से जीवन की शुरुआत होती है और आनंद के साथ ही जीवन का इख्तिताम हो जाता, अंत हो जाता है। तो इस भाव को लेकर के हम लोग जीते हैं। ये भाव हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा में है। उस परंपरा का हम इस बार भी निर्वहन कर रहे हैं। आप सबों को भाई दूज की बहुत बहुत बधाई, और उसके बाद छठ पूजा की बधाई, फिर एकादशी की बधाई, और उसके बाद फिर देव दिवाली, और उसके बाद तो फिर शुरू है शादी ब्याह। फिर हम लोग बधाई देते रहेंगे एक दूसरे को। चलिए, इसी बधाई के साथ आज हम अंत करते हैं हेडलाइंस को यहीं पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का। और अनूप भाई, अभी चूंकि ये व्यवसाय का भी समय है और बधाई लेने देने का समय है, लोग घर आते हैं, हम किसी के घर जाते हैं, हमसे छोटे हमारे घर आते हैं, हमसे बड़े के घर हम जाते हैं, बधाई लेने देने का क्रम चल रहा है। उस क्रम को तोड़ करके आज आप हमारे स्टूडियो पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।